तो पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चनेयर में हमने कुछ कुछ दर्शन परीक्षा है, कुछ प्रश्न परीक्षा भी है। तो दर्शन परीक्षा में ऐड करने के लिए कुछ पिक्चर्स इंडिकेटिव दिए हैं, और प्रश्न परीक्षा से जो चीजें पता करनी है उसके लिए भी इंडिकेटिव क्वेश्चंस दिए हैं। आपकी अपनी सेटिंग और आपके अपने पॉपुलेशन के अंदर जाने के जो अनुभव होंगे उसके अनुसार आप उसमें कुछ वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये इंडिकेटिव क्वेश्चंस भी, हालांकि आप सब आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स हैं, हो सकता है इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हमें कम समय में वो पूरा क्वेश्चनर एग्जीक्यूट करना है, वो भी एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड तरीके से, इसलिए ये क्वेश्चंस की लिस्ट दी गई है ताकि आप कम समय में करेक्ट आंसर्स को एलिसिट कर सकें। तो इसलिए इसको इंडिकेटिव समझिए, इसको गाइडिंग प्रिंसिपल समझिएगा, बट अपना क्लिनिकल सेंस तो इसमें डेफिनेटली अप्लाई होगा ही। सो अभी कमिंग बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिगार्डिंग दी आकृति आकृति विस्तार प्रमाण। जैसे परीक्ष्य भाव जो बताए हैं, है ना, परीक्ष्य भाव में व्हाट इज टू बी एग्जामिन्ड, ये बड़ी सी लिस्ट आपको इंद्रिय स्थान में भी मिलेगी, विमान स्थान में भी मिलेगी। उसमें मेजरली क्या आता है? वर्ण, आकृति, उपचय, राइट, कोष्ठ, अग्नि, गति, चेष्टा, समारंभ, स्मृति, क्षोभ, ये सारे परीक्ष्य भाव हैं। इन परीक्ष्य भावों का जो है विकृति में भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन यही परीक्ष्य भाव प्रकृतितः भी भिन्न हो सकते हैं लोगों के अंदर। तो ऐसे में इस परीक्षा भावों को हमने एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। बाकी ये कंप्लीटली कमिंग फ्रॉम आयुर्वेदिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्रकृति है। सो बॉडी फ्रेम ब्रेथ में आकृति, और बॉडी फ्रेम ब्रेथ में अगेन ओवरऑल बॉडी फ्रेम ब्रेथ। सिंपली आप बॉडी फ्रेम ब्रेथ को शोल्डर में, चेस्ट में, फोरहेड में स्पेसिफिकली नोट किया है। आयुर्वेद में जैसे लिखा है पृथुपीन वक्ष, महाललाट, उपचित तनुअंगाः, अल्पांगाः, सुकुमार गात्राः। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इसको इस तरीके से स्प्लिट किया है। इसके अलावा हमारे एक्सपीरियंस में भी हमने देखा है कि जब इन चीज़ों को हम मॉडर्न एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स से देखते हैं तो उसमें हमें वात पित्त कफ के प्रकृति के लोगों में इनके प्रमाणों में डिफरेंस साफ नज़र आता है। ये भी एक वजह है कि इन क्वेश्चंस को ना सिर्फ शास्त्र संगत बट हमारे अनुभव संगत भी हमने इंक्लूड किया है। अब इसको देखेंगे कैसे। ओवरऑल ओवरऑल प्रकृति की ब्रेथ के लिए हम विजुअली तो देख ही सकते हैं, बट इसके अलावा मान लीजिए अगर क्विकली आपको इसका एक वो लेना हो, अंदाज़ा लेना हो, तो आप ये काम कर सकते हैं कि इंडिविजुअल जो सिटीजन है उसको बोलिए कि उनकी रिस्ट के अराउंड वो इस तरह से इंडेक्स फिंगर और थंब को रैप करके देखें। और अगर वो यहाँ के, क्योंकि वो बहुत कम से कम फैट डिपोजिशन, कम से कम मसल, ओनली टेंडन्स हैं और रिस्ट के बोन्स हैं, तो इसका एक फ्रेम से अंदाज़ा लगाते हैं। जब मीट करता है तो मीडियम है, जब ओवरलैप करता है तो बाय एंड लार्ज नैरो, और जब नहीं वो करता है तो ये वाइड माना जाना, रफली हमने ये प्रोसीजर से देखा है कि ये हमें अच्छा एनालिसिस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फोरहेड के लिए हमें आयुर्वेद में भी चतुरंगुल प्रमाण बताया गया है। तो चतुरंगुल प्रमाण को अगर हम उसी व्यक्ति के 4 फिंगर्स से लगा के देखने के लिए कहें तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ब्रॉड है, ये मीडियम है, ये नैरो है। शोल्डर के लिए मेनली बायक्रोमियन ब्रेथ जिसे कहते हैं, वो दैट इज़ अ मेजर ऑफ साइंटिफिक मेजर ऑफ शोल्डर ब्रेथ। तो इसको हम विजुअली इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर ये इस तरह से ट्रायंगल शेप में है, या इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप में है, या ट्रपीज शेप में है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये ब्रॉड, शोल्डर ब्रॉड है अदर पार्ट्स ऑफ द ट्रंक के मुकाबले, तो उसे हम ब्रॉड कहेंगे। सेम है तो मीडियम कहेंगे, और कम है तो नैरो कहेंगे। इसी तरह से हम ब्रेथ का अनुमान विजुअली लगाने के लिए ये एक एंट्रेनमेंट है कि हम कैसे, कहाँ, किस भाग पे देखें ताकि हमारा अंदाज़ा सही लगे। इस तरह से लेंथ के लिए भी विजुअली देखना है। एक्चुअल हाइट तो हम नोट कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि टॉल शॉर्ट मीडियम इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एवरेजेस
एज वाइज एवरेजेस, जेंडर वाइज एवरेजेस। तो ये जो एज ए फिजिशियन हमारी आंखें ट्रेंड होती हैं ये देखने के लिए कि हमारे रीजन के लिए ये टॉल है या हमारे रीजन के लिए ये शॉर्ट है या हमारे रीजन के अनुरूप है तो मॉडरेट या मीडियम है। तो इस तरह से ओवरऑल लेंथ के लिए है। और अगेन फोरहेड के लिए, फोरहेड का ओवरऑल नाप हम लेंथ और ब्रेथ मिला के महाललाट या अल्पांग को हम एनालाइज कर सकते हैं। इसके अंदर हमने हर एक जगह पे ये लिखा है कि यहाँ पे क्या अपेक्षित है देखना, कि व्हाट इज इंटेंडेड टू बी seen visually assessed in this particular point। और इसमें हमें टू लॉन्ग टू शॉर्ट या शॉर्ट लॉन्ग मीडियम एज जेंडर एंड पॉपुलेशन एवरेज के अनुसार देखना अपेक्षित है। इसके बाद इसमें हमने हर जगह पे क्लिनिकल डिफरेंशिएटर्स या कंफाउंडिंग फैक्टर्स भी लिस्ट किए हुए हैं, क्योंकि हम प्रकृति देखने के उसमें इस पूरे संकल्प में ये क्लिनिकल वो चीज़ ना भूल जाएं कि कहीं कोई डिफॉर्मिटी या कहीं कोई एबनॉर्मलिटी हो तो हम अननेसेसरी उसको ओवर एनालाइज ना करें और उसको एलिमिनेट करते हुए चलें या रूल आउट करते हुए चलें। और एक और पॉइंट है इसके अंदर कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपने देखी और आपको लगता है कि इसमें क्लिनिकल अटेंशन की ज़रूरत है, जिसके बारे में अभी सिटीज़न को खुद भी नहीं पता है, तो आप उनको कॉरस्पॉन्डिंगली गाइड कर सकते हैं मेडिकल एडवाइस लेने के लिए। सो दिस प्रकृति परीक्षण अभियान के जरिए वी कैन एक्चुअली इनकलकेट दी ओवरऑल clinical examination or health screening kind of a thing through this whole process. So this is going to be a very, very educative and enriching experience for especially young generation entrants in the Ayurveda। और उसके बाद आता है तीसरा, जैसे आकृति में लेंथ ब्रेथ हो गया, उसके बाद है अब शारीरिक उपचार। वो मेनली बॉडी फ्रेम यानी कि अस्थि संबंधित हो गया, और ये है मेनली मांस मेद उपचय संबंधित प्रमाण परीक्षण, एक विजुअल प्रमाण परीक्षण, क्योंकि हम यहाँ पे कोई मेजरमेंट्स नहीं ले रहे हैं, वी आर ओनली ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ एज जेंडर पॉपुलेशन एवरेजेस। सो अगेन यहाँ पे साइज एंड डेवलपमेंट जिसे कहते हैं उपचय, वो हम बॉडी बिल्ड का ओवरऑल, फेस का स्पेसिफिकली, फेस में फिर आईलैश और लिप्स, इनको भी देखेंगे, क्योंकि ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंज होंगे विद चेंज इन एनी न्यूट्रिशनल स्टेटस। सो और उसके अलावा नेल्स और जॉइंट्स, इन जगहों पे भी हम उपचय को इवैल्यूएट कर सकते हैं, उपचय की मतलब शरीर रचना पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल बॉडी बिल्ड में जैसे कि रुक्षा पचित अल्प शरीरः, द्रवत्वात् शिथिल मृदु संधि मांसाः, और कफ में सुश्लिष्ट सार संधि बंधन, और उपचित परिपूर्ण गात्रः, इस तरीके के डिस्क्रिप्शंस हैं। तो उसको हम इवेल्युएट करेंगे, वीकली थिन और वीकली डेवलप, मॉडरेटली डेवलप और वेल डेवलप। सिमिलरली यही चीज ओवरऑल फेस इन कंपैरिजन टू दी ओवरऑल बॉडी बिल्ड, क्या वो स्मॉल है या वीकली डेवलप्ड है, मीडियम है या लार्ज है, ये हम नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आईज में भी स्मॉल मीडियम लार्ज, आई लैश में यहाँ पे ना सिर्फ लेंथ ऑफ द और द लेंथ ऑफ द आईलैश की बात है, बल्कि थिननेस और द स्पार्सनेस वर्सेस थिकनेस, लॉन्ग डेंस आईलैश, जैसा कि ये बताया गया है, सुव्यक्त पक्ष्मल अक्ष इन इन केस ऑफ कफ, और तनुवल्प पक्ष्म ये पित्त के लिए बोला गया है। तो क्या हम सही में ये चीज देख पाते हैं जनरल पॉपुलेशन में? मे बी एट दिस पॉइंट देर वुड बी मेनी अदर, देर इज अ लाइकलीहुड कि किसी तरह का इन्फेक्शन हो या कोई इन्फ्लेमेशन हुई हो तो वो इफेक्ट हुए। अगर एबनॉर्मली अफेक्टेड नजर आए या आईलैश, तो उसमें उनको रूल आउट करना होगा कि भाई ये विकृति की वजह से है या ये इनका नॉर्मल eyelash का पैटर्न ऐसा ही है। सो दिस विल कंटिन्यूअसली कीप देम अवे, कीप पीपल वॉच फॉर नॉट ओनली विकृति बट ऑल्सो variation within the healthy, so which is going to lead us to prakriti assessment. Similarly for joints, if the bony structure अगर thin है तो joints भी आपको narrow दिखेंगे, वेल डेवलप्ड है, लार्ज है, ब्रॉड है। सो ये विजुअली देखा जाएगा, मेनली मे बी एल्बो या
रेस्ट या फिंगर जॉइंट्स के ऑब्जर्वेशन से. सिमिलरली फॉर लिप्स, सो देर आर सर्टन विजुअल मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, और वो कहाँ देखा जाए ताकि हम कम समय में असेसमेंट कर सकें. जैसे कि मैंने कहा, नी, रिस्ट, एल्बो, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, और इसी तरह से आई बॉल में भी हम देख सकते हैं. इसके लिए एक इंडिकेटिव पिक्चर्स भी दिए गए हैं, नेल्स के भी, स्मॉल नेल्स, मीडियम नेल्स, लार्ज लॉन्ग नेल्स. इसी तरह से आई बॉल साइजेस के भी डिफरेंट वेरिएंट्स नॉर्मल से देखे जा सकते हैं, आईलैशेस के भी देखे जा सकते हैं. इसमें कंफाउंडर्स में ऑफ कोर्स ओबेसिटी तो एक है ही, तो इसीलिए उसको जिन जगहों पे कंफाउंडर्स की लिस्ट बड़ी है वहाँ पे थोड़ा सा रुक के उनको फिर से याद दिलाना होगा, क्या ये अभी का कोई रिसेंट चेंज है, या किसी डिजीज की वजह से है, या कोई मेडिकेशन खाने की शुरुआत करने के बाद से है, या ये उनका नॉर्मल पैटर्न है. तो नॉर्मल पैटर्न को हमें यहाँ पे नोट करना है. सिमिलरली बॉडी बिल्ड मस्कुलेचर में एक है बल्क और एक है कि उसका दृढ़ता या सुदृढ़ता. जैसा कि इसमें कहा गया है मृदु संधि मांस, और इसमें कहा गया है कि सुदृढ़ संधि मांस, सांद्र गुण, उपचित, परिपूर्ण, सार संहत, स्थिर शरीर. तो ये बल्क में फर्दर डिफरेंशिएट करने के लिए, कई बार कोई थिन भी हो लेकिन मस्कुलेचर बहुत वेल नीट हो या वेल बिल्ट हो, तो वो यहाँ पे नोट करने का आपको अवसर है. अब ये आकृति के बाद आता है वर्ण. वर्ण में हमने स्किन के वर्ण का डिस्क्रिप्शन जिस तरह से आयुर्वेद में डिस्क्राइब किया गया है, रूक्ष, परुष, स्निग्ध, श्लक्ष्ण, सुकुमार, क्षिप्र, वाली, पलित. तो इसको अगर हम देखें तो ये इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ओवरऑल कलर कॉम्प्लेक्शन के अलावा, ड्राइनेस ऑयलीनेस के नेचर में, रफनेस, स्मूथनेस एट्सेट्रा के टेक्सचर में, और अपीयरेंस वाइज क्रैक, लस्ट्रस, मोल्स, मार्क्स, इस तरीके की चीज़ें जो अगर हमें देखने को मिले तो उसको हमें नोट करना होगा, क्योंकि ईच ऑफ दिस पॉइंट्स कैन एक्चुअली कॉरस्पॉन्ड टू दे बीइंग द लक्षण ऑफ आइदर वात और पित्त और कफ, एंड दैट विल ऑल गो ऑन टू कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल असेसमेंट ऑफ प्रकृति. वात में जिस तरह से वर्ण में धूसर वर्ण, पित्त में अवदात्त वर्ण, गौर वर्ण या ताम्र वर्ण बताया गया है. कफ प्रकृति में अच्छ या उद्रुवा, इंदिर, शरकांड, इस तरह के वर्ण उनका वर्णों का वर्णन है. तो इसी को पूरा यहाँ पे कैप्चर किया गया है. तो कुछ चीज़ें इसमें आप विजुअली देख सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ड्राइनेस, ऑयलीनेस जो इस वक्त की नहीं, हम आप ओवरऑल पैटर्न देखना चाहते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो वो क्वेश्चंस क्या है वो हमने इसमें लिखे हुए हैं. फॉर एग्जांपल, आर देयर एनी, डू यू टेंड टू गेट मोर पिंपल्स, या डू यू टेंड टू गेट मोर मार्क्स और क्रैक्स ऑन द स्किन, स्पेशली ड्यूरिंग द दिस वन. तो इस तरीके की चीज़ें हमने यहाँ पे नोट की हैं. अगर आप ऑब्जर्व कर सके, ये आपके लिए क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको सब्जेक्ट को पूछने होंगे, तो वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे नोटेड हैं. डज योर स्किन ऑफन फील ड्राई और इजीली गेट वाइट ऑन स्क्रैचिंग? ऑयली है तो डज इट गेट ऑयली स्टिकी? और अगर ऑयली केवल प्लेन सरफेस के साथ ऑयली है, या उस ऑयलीनेस की वजह से उनको पिंपल्स भी हो रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस उनको पूछ के आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं. इसी तरह से स्मूथ रफ कोर्स यहाँ पे आप पूछना होगा कि डज इट ऑलवेज लुक द वे इट इज लुकिंग नाउ, और डू यू फील इट टू बी रफ और अनइवन, और हाई लेवल ऑफ रफनेस इज कोर्सनेस, और दैट कोर्सनेस कैन बी easily felt by the person who is himself or herself reporting. तो ये ऑब्जर्वेशंस आप उसमें नोट कर सकते हैं. इसमें हमने एक टेंटेटिव फ्रेकल्स किसे कहेंगे या रिंकल्स किसे, रिंकल्स तो सबको पता होता है, मोल्स, मार्क्स, फ्रेकल्स में डिफरेंशिएट करना, ड्राई स्किन, क्लियर वर्सेस लस्टरस स्किन में डिफरेंशिएट करना, उसके लिए कुछ पिक्चर्स भी इंडिकेटिव दिए हुए हैं. इसमें भी कई बार कुछ कंफाउंडर्स हो सकते हैं, और क्योंकि आप हम बहुत बड़े पॉपुलेशन को अप्रोच कर रहे हैं, तो उसमें कोई लोग
किसी किसी डिजीज से भी ग्रस्त हो सकते हैं। तो ये ओवर कोर्सनेस या ओवर ड्राइनेस के लिए अगर आपको अपियरेंस होता है तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको रूल आउट करनी पड़ सकती हैं। और नो, और फिर वो रूल आउट करके आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं कि दिस पर्सन हैड दिस थिंग ऑन द दिस वन, ताकि हम उस हिसाब से उसको एनालाइज करें लेटर डेट में जब हम रिसर्च पर्पस के लिए एनालाइज करें। तो इस तरह से मेथड ऑफ असेसमेंट है। फिर इसी तरह अभी वर्ण के बाद केश आता है। केश के विषय में भी वात पित्त कफ तीनों प्रकृति के लिए बहुत विविध डिस्क्रिप्शन सभी संहिताओं में मिलता है। उसको हमने यहाँ पे ब्रेक करके नेचर में, कलर में, थिक थिननेस ऑफ इंडिविजुअल हेयर शाफ्ट की थिकनेस या थिननेस में, और उनकी प्रोननेस टूवर्ड्स ग्रेइंग, फॉलिंग, ब्रेकिंग और स्प्लिट अटेंट्स, इस तरह के लिए इसको स्प्लिट किया है ताकि इन्हीं लक्षणों को हम एकदम विविडली नोट कर सकें और रिकॉर्ड कर सकें। इसमें कलर जैसे डस्की और ग्रे में क्या फर्क है। ग्रे हो गया तो पूरा मतलब वाइटिश भी हो जाएगा, लेकिन डस्की एक नेचुरल कलर है। और लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, इस तरीके के कलर्स के लिए हमने एक छोटी सी इंडिकेटिव लिस्ट दी है। बट दिस इज मोर यूजफुल फॉर द यंगर जनरेशन पीपल एंड फॉर द टीचर्स टू बी एबल टू गाइड देम थ्रू दैट। अगेन इसमें टेक्टाइल एग्जामिनेशन या विजुअल एग्जामिनेशन से इसको कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे कि फॉलिंग टेंडेंसी और ग्रेइंग टेंडेंसी से रिलेटेड। और उसके अलावा आपको और दिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चंस में नख, दशन, वदन, पाणी पादांगा। ये डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में कई बार एक साथ आता है। नख दशन अधिकतर ऐसे अस्थि धातु की उपधातु या मल के रूप में, और पाणिपाद, ओष्ठ, वदन ये एक तरह से एंड ऑर्गन्स की हेल्थ को देखने के लिए, उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखने के लिए एक साथ ये डिस्क्राइब करते हैं। और ये ना ही विकृति में एक साथ डिस्क्राइब होते हैं, बल्कि प्रकृति के लक्षणों में भी एक साथ बहुत बार आए हैं। तो इसलिए इनको कैप्चर करने के लिए हमने अगले क्वेश्चंस रखे हैं। नेल फीचर्स, कलर, कलर, अगेन टेक्सचर और नेचर इन टर्म्स ऑफ वेदर दे आर ब्रिटल, क्रैक्ड और दे आर फर्म। और टेक्सचर में आप स्मूथनेस, रफनेस और सॉफ्टनेस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। स्मूथनेस और रफनेस क्लियरली दिख जाती है, लेकिन स्मूथ और सॉफ्ट में कई बार क्वेश्चन आता है। तो सॉफ्ट वो होगा कि थोड़ा सा भी लंबा हो और उसको दबाया दबाया जाने की कोशिश की जाए तो वो दब सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि ये प्रेस हो सकते हैं। जबकि जो सॉफ्ट और फर्म होते हैं वो लंबे भी हो जाए तो ऐसे उनको दबाना मुश्किल होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और एक है कलरेशन के लिए, जिसमें न्यूट्रिशनल या ब्लड फ्लो को आप इवेल्युएट कर सकते हैं, विच इज़ पेल येलो, रेडिश, पिंकिश नेल्स। तो इस तरह से नेल्स का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि ये मतलब बहुत ऐसे न्यूट्रिशनल क्या कहते हैं, कोई मोटा पतला भी हो जाए तो नेल का साइज तो चेंज नहीं होता है। तो और उनका टेक्सचर भी जैसे होने की टेंडेंसी होती है वो वैसे रहती है, एक्सेप्ट फॉर सम सीवियर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जहाँ पे वो नेल का टेक्सचर चेंज हो सकता है। बट अदरवाइज नॉर्मली जिनके स्मूथ रहते हैं, स्मॉल रहते हैं, जिनके रफ रहते हैं या जिनके ब्रिटल रहते हैं, वो वैसे ही बाय नेचर रहते हैं। कुछ लोग क्लियरली बताते हैं कि वो कभी नेल बड़े नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं वो टूटने लगते हैं अपने आप। So this is a one of the, from my experience also I have seen it is very important feature in classifying वात का, पित्त का, कफ का मैनिफेस्टेशन देखने के लिए ये एक अच्छा अंग है जो जो कि देखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। नॉर्मली क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग नेल्स देखते हैं किसी पेलर के लिए या इक्टेरस के लिए, एनीमा के लिए, एनीमिया के लिए। बट ये जो नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आयुर्वेद में यूनिक हैं, कि जो प्रकृति संगत डिफरेंसेस भी आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये हमें आई थिंक यंग जनरेशन को आयुर्वेद के क्लिनिकल मेथड के रूप में भी ये बहुत यूज़फुल रह सकता है। सो जनरली व्हेन इट कम्स टू दिस, भी हम लोग सोचते हैं कि सारा कुछ हमें पल्स में ही दिख जाएगा, लेकिन हर जगह वात पित्त कफ अपने को मैनिफेस्ट करते हैं। ये इस डिस्क्रिप्शन से क्लियर होता है, और वो जो हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो इसके प्रति विश्वास और क्लिनिकल यूटिलिटी इसकी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है।
सो नेक्स्ट कम्स द टीथ एंड पैलेट। टीथ एंड पैलेट को हमने साथ में इसलिए रखा है कि जब आप देखने के लिए मुंह खोलने के लिए कहेंगे तो दोनों चीजें एक साथ ऑब्जर्व करें, ताकि आपको उनको बार बार ना बोलना पड़े। तो टीथ में हम साइज देखते हैं और अदरवाइज अलाइनमेंट देखते हैं और कलर देखते हैं। और उसके अलावा पैलेट का कलर, जिसमें अगेन रेडिशनेस, पेल येलो या पिंकिशनेस देखने को नोट करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है इस चीज के। जैसे कि परुष रूक्ष गुण की वजह से तनुस्तुग्ध अल्पदंत, कफ प्रकृति में उन्होंने क्लियरली दिखा, महादशनाह ऐसे बताया हुआ है। इसी तरह से पित्त प्रकृति में दंत विशुष्क वर्णों, पीत अंगावयव, तो वो पीतता जो है हमने क्लियरली देखी है। कुछ लोगों के दांत में बहुत बहुत ही वेल अलाइंड होंगे, क्लीन भी होंगे, लेकिन फिर भी उनका नेचुरल कलर पीत की तरफ देखा है। सो दैट कैन अलाउ अस टू काइंड ऑफ हैव अ क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ पित्त एट ऑल दिस साइड्स। सो साइज एंड शेप के लिए और अलाइनमेंट के लिए आई डोंट थिंक देर इज एनी प्रॉब्लम इन असेसमेंट, बट फॉर द सेक ऑफ visual guide we have added some points here. Similarly for talu, teeth examination, and lips, palms and soles, again as I said, end of the organs. So उसमें भी ये हमने color as well as tendency to have cracks or wrinkles, or no tendency for cracks and wrinkles which gives them a firm texture, ये हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सो इन अ वे इस प्रकृति एग्जामिनेशन के, इस क्वेश्चनेयर के रिलेशन विद द आयुर्वेदिक लिटरेचर, it actually really tells multi system and multi organ system and multiple expressions of Vat, Pitta and Kapha at all these anatomical sites. And that becomes one of the window, that is a major window for us to get an idea about how much Vat dominance, Pitta dominance or Kapha dominance. And it also connects the internal biology with the clinical medicine. And it's a very important thing to also inculcate amongst the younger generation students. And this is a strength of Ayurveda. Ayurveda is largely a clinical medicine where all biological descriptions of Hetu or Samprapti or Prakriti, all of it actually finds its connection with the externally visible features in form of clinical features. And that is the basis of Ayurvedic medicine. And this is a unique opportunity to uh, connect back with that. So I take this opportunity to tell this again and again. Please bear with me. So now comes the physiological or patterns of metabolic patterns or biological patterns in an individual. So in physiological, most important part is Anna, Abhilasha, Bhakti, Satmya, and Ahar Shakti and Jaran Shakti. सो इसमें हम टेस्ट प्रेफरेंस, टेम्परेचर प्रेफरेंस इन द फूड एंड बेवरेजेस, ये पूछेंगे कि भाई उनका इनटेक किस टाइप का प्रेफर्ड होता है, और उसके अलावा वो कितना फ्रीक्वेंटली खाते हैं, कितना रेगुलरली खाते हैं, और रेगुलरली खाते हैं अगर तो क्या वो अमाउंट उनकी ऐसा है कि अर्ली सटाइटी हो जाती है, थोड़ा सा खाया और पेट भर गया, या जितना उनको लगा होता है कि हमें भूख लगी है उतना वो खाना एक्चुअली खा सकते हैं। सो ये हो गया कि एपेटाइट की अमाउंट विच विल बी मेजर्ड थ्रू द टाइप अमाउंट ऑफ फूड दे ईट एंड द फ्रीक्वेंसी। एंड देन जरण शक्ति को हम देखेंगे कि जितना खाया उतना वो कितना रेगुलरली डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो उसमें भी मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, विषमाग्नि और समाग्नि का ही यहाँ पे लिखा हुआ है। लो डाइजेस्टिव अमाउंट, हाई डाइजेस्टिव अमाउंट, मीडियम और वेरिएबल। सो इसके अंदर टेस्ट प्रेफरेंस में हम तो पहले तो सीधे हम पूछें अगर कि आपको कौन सा टेस्ट का खाना अच्छा लगता है, तो लोगों को समझ नहीं आ सकता कि वो हम कौन से टेस्ट की बात, किस फूड को कौन से टेस्ट से कनेक्ट करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स फूड तो मिक्सचर ऑफ टेस्ट होते हैं। लेकिन कोई एक डोमिनेंट टेस्ट उनको आइटम्स याद करवा के करवाया जाए,
तो इसलिए हमने इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ आइटम्स भी दी हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बिटर आने पे नीम, करेला ये पूछते हैं, लेकिन आप देखिए कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कैन ऑल्सो बी समटाइम्स बिटर एंड astringent, so that can also be asked to the people कि वो वैसी वाली पसंद करते हैं या दे ओनली लाइक सम फिक्स सेट ऑफ वेजिटेबल्स। सो स्वीट में भी जैसे हम डेजर्ट्स या फ्रूट्स पूछते हैं, लेकिन इवन द लार्जर पोर्शन ऑफ आवर फूड विच इज सीरियल्स इज ऑल्सो ए स्वीट। सो स्वीट्स, लेग्यूम्स, fruits, and desserts, all of it becomes under the category of sweet. So what is a preference in food? Of course, larger portion of our food is sweet, but what about their liking for specific sweet items as well as sour, salty? जैसे हम पूछ सकते हैं उनको एडेड सॉल्ट या एडेड सॉल्टेड स्नैक्स की क्रेविंग होती है या वो पसंद करते हैं। सिमिलरली बिटर में आप और ऑप्शंस दे सकते हैं। समटाइम्स not even specific bitter items, but even if people are able to take things of like tea, coffee without sugar, so they prefer bitter. सिमिलरली एस्ट्रिंजेंट में हम रॉ बनाना, पोमग्रेनेट जैसे फ्रूट्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, और कुछ लेग्यूम्स और दालें भी होती हैं जो नेचुरल टेस्ट उनका एस्ट्रिंजेंट होता है। सो वन कैन कनेक्ट दीज आइटम्स डिपेंडिंग अगेन ऑन द जियोग्राफिकल location and the type of food eaten in that group of people, in that environment, in that place. सो उसके आधार पे आप अपनी लिस्ट एक्सपांड कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली पूछ सकते हैं। सिमिलरली फॉर टेम्परेचर प्रेफरेंस, हॉट थिंग्स हॉट एंड कोल्ड थिंग्स कोल्ड वर्सेस समटाइम्स पीपल ऑल्सो, लोगों को चाहिए कि गर्म बेवरेजेस भी वो थोड़ा ठंडा करके पिए। तो वो जो टिपिकली जो इस तरीके से चीज़ें बताते हैं लोग, वो आप नोट तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्टार्किंग ऑब्जर्वेशन हो तो आप रिमार्क्स में भी लिख सकते हैं। और इसमें कभी कभी टूथ सेंसिटिविटी कैन ऑल्सो बिकम ए कंफाउंडिंग फैक्टर, सो उसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसी तरह से एपेटाइट फ्रीक्वेंसी और अमाउंट में भी लॉट ऑफ कंफाउंडिंग फैक्टर्स भी देयर। इफ यू फाइंड समथिंग रियली ऑफ इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, you can again remind the sub citizen to do it. Remind that is this the normal pattern, or are you right now suffering from any problem because of which this pattern has changed. Similarly, for digestive amount also there can be confounders. People अगर किसी को कई रातों से नींद नहीं आई है, बहुत हैवी वर्क कर रहे हैं या बहुत हैवी खाना खाया है, तो उस वजह से डाइजेशन में कुछ बदलाव आया है, या ये डाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है ये इनकी नॉर्मल पैटर्न है, ये हमें हमेशा रिमाइंड करवाना होगा। और जो कि लक्षण है समाग्नि विषमाग्नि, कि भाई सब कुछ ठीक कर रहे हो तो ठीक पाचन हो जाता है, और कुछ अगर प्रॉब्लम हो, कुछ ज़्यादा खा लिया हो तो उनको प्रॉब्लम होगी, वो समाग्नि हो गया। लेकिन विषमाग्नि उससे विपरीत है कि अगर ठीक ठीक खाएंगे तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, और कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा खा लें तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अनप्रेडिक्टेबल या वेरिएबल। लेकिन मंदाग्नि में यह है कि उनको हमेशा ही कॉशियस रहना पड़ता है, जरा सा भी ज़्यादा खा लिया तो मुश्किल होगी, या इवन रोज़मर्रा में भी उनको थोड़ी डाइजेशन को लेके शिकायत ही रहती है। वर्सेस तीक्ष्णाग्नि जो कितना भी से कहते हैं सर्वापचार सह, तो क्या उनके केस में क्या स्थिति है वो आप उनको, इसमें हमने ये भी रखा है कि एक ऑर्डर भी रख सकते हैं। ऑर्डर में यह है कि जो मोस्ट स्ट्राइकिंग है उसको पहले पूछ लीजिए, अगर वो नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन दीजिए, और फिर वो भी नहीं है तब वो मीडियम वाला ऑप्शन दीजिए। यदि शुरू में ही हम मीडियम पूछ लें, जैसे ये पूछ लें कि हाई लो मीडियम, तो वो मीडियम बोल के हो सकता है जल्दी निकलना चाहें। लेकिन आप पहले में भी आप दो एक्सट्रीम में से उनको चूज करने के लिए बोलें, तो उसके अनुसार वो बोलेंगे कि नहीं हमारा कोई भी एक्सट्रीम नहीं है, तब फिर मीडियम हो तो मीडियम आएगा। तो इस तरह से sequence of putting up a question is also very clinically skillful, कि ताकि लोग जो है अननेसेसरी बायस्ड आंसर्स ना दें या बिना सोचे ना दें, बायस से भी ज्यादा बिना सोचे ना दें। तो ये है फूड बिहेवियर डाइजेस्टिव फूड प्रेफरेंस से संबंधित। उसके अलावा है इससे पहले मैं ये इसमें जाऊंगी कि फूड और डाइजेशन होने के बाद आप सीधा मल प्रवृत्ति पे भी आ सकते हैं, या आप उससे ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमने बोला बॉडी टेम्परेचर वगैरह का भी पूछ सकते हैं।
तो बिकॉज ये सब एक ही सेक्शन में एक साथ आएंगे, तो आप पहले ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। डाइजेशन पूछने के बाद आप पूछ सकते हैं कि क्या आपकी बाउल हैबिट रेगुलर है, और अगर रेगुलर है तो क्या एकदम सेम टाइम पे सेम मतलब रेगुलर एग्जैक्टली टाइमिंग वाइज है, या आप टाइमिंग इधर उधर हो सकता है, जैसे होता तो रोज क्लियर है लेकिन टाइमिंग रेगुलर नहीं है, तो वो वेरिएबल हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का बहुत ही इरेगुलर होता है कि नॉट नेसेसरी दे गेट टू पास द स्टूल्स एवरी डे, सो वो इरेगुलर में आएगा। इसी तरह से फिर वो बावेल हैबिट हो गया, तो अब उसके बाद उसको हम स्टूल कंसिस्टेंसी पे लेके जा सकते हैं कि स्टूल कंसिस्टेंसी नॉर्मली आपकी कैसी रहती है, हार्ड, सॉफ्ट। हार्ड और सॉफ्ट पूछेंगे तो उसमें से कोई वो बताते हैं, अगर वो कहे ना हार्ड भी नहीं है, सॉफ्ट या लूज भी नहीं है, तब फिर वो तीसरा पॉइंट पे हम उनको पूछ सकते हैं कि वेदर इट इज फॉर्म। इसके लिए एक गाइडेंस पिक्चर भी यहाँ पे दी गई है, जिसमें 7 टाइप्स ऑफ स्टूल कंसिस्टेंसीज का पिक्चर अवेलेबल है, जिसमें मॉडर्न साइंस भी इवेलुएट करती है। तो उसमें हमने देखा कि टाइप 1 और टाइप 2 ये हार्ड स्टूल में आते हैं। तो कई बार लोग बताने में झिझकते हैं, तो अगर उनको आप पिक्चर दिखा दो तो वो ठीक से बता सकते हैं। इसी तरह से 5, 6 और 7 ये लूज या सॉफ्ट या सेमी सॉलिड टाइप में आते हैं, और 3 और 4 ये प्रॉपर फॉर्म्ड फूड फॉर्म्ड स्टूल कंसिस्टेंसी में आते हैं। तो ये आप एक तरह से गाइड कर सकता है, रादर देन पीपल जस्ट गेटिंग अवे फ्रॉम थिंकिंग अबाउट इट मोर क्लियरली और शाइंग अवे फ्रॉम टेलिंग यू। कई बार लोग हिचकिचाते भी हैं, तो अगर ये चार्ट सामने हो तो इट बिकम्स इजी टू कन्वर्स। सिमिलरली बावल टेंडेंसी में ये है कि भले ही रेगुलर बावल हैबिट्स हैं, लेकिन जरा सा कोई चेंज हो जाए, टाइम चेंज हो जाए, खाना चेंज हो जाए, जगह चेंज हो जाए, सोना चेंज हो जाए, तो बावेल इफेक्ट होने की टेंडेंसी होती है। तो जो इफेक्ट होते हैं, कई लोगों को लूज मोशन में एक्सप्रेस करते हैं, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन में। तो वो भी एक इंडिकेटिव है कि किसका कोष्ठ कितने वात पित्त कफ से प्रभावित है, उसके आधार पे उसकी टेंडेंसी डेवलप हुई होती है। तो ये पूछा जा सकता है। इसके बाद 13th क्वेश्चन जो है ये है बॉडी टेम्पर, ये मेनली मात्रा मात्रत्वम ऊष्मणः वाला जो पॉइंट है पित्त के संबंधित, या स्वेदा स्वेदत्वम वाला जो पॉइंट है उससे संबंधित है। तो बॉडी टेम्परेचर, पर्सपिरेशन और बॉडी ओडर, ये 3 कनेक्टेड पॉइंट्स हैं, जिसमें हम पूछ सकते हैं कि जनरली आपका बॉडी टेम्परेचर हेल्दी कंडीशन में भी औरों के मुकाबले आपका शरीर ठंडा रहता है या गर्म रहता है। और ठंडा या गर्म में पूछने के बाद फिर मीडियम या वेरिएबल के ऊपर आएंगे। इसी तरह पर्सपिरेशन में आपका स्वेटिंग नॉर्मली बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और लोगों के मुकाबले उसी वेदर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि क्या बिल्कुल भी नहीं होती है, और होती है तो इसे मॉडरेट अमाउंट में होती है। और कई लोग कहते हैं कि डिपेंड करता है कि हमारा हम, ऑफ कोर्स डिपेंड तो हर किसी का करता है, पंखे में एसी में शायद नहीं आए, लेकिन बाहर जाने पे आती है। लेकिन वो वेरिएशन बहुत ज़्यादा अगर हो कि दोनों तरफ हो, बिल्कुल भी नहीं आना भी होता है पसीना, और आता है तो बहुत आता है, ऐसा वेरिएशन जब हो तो हम उसे वेरिएबल में डालते हैं। इसी तरह बॉडी ओडर में भी हमें नॉन एम्बैरेसिंग वे में यू हैव टू पुट द क्वेश्चंस। कई बार सीधा सीधा बॉडी ओडर लोग बता पाते हैं, हाँ, स्ट्रॉन्ग बॉडी ओडर वर्सेस माइल्ड वर्सेस वेरी लेस। अब स्ट्रॉन्ग बॉडी ओडर अगर मान लीजिए कोई कहता है कि हमें पसीना ही नहीं आता क्योंकि हम हर समय एसी में या इस तरह की कंडीशन में रहते हैं, तो इस तरह से पता किया जा सकता है कि क्या उनको दिन में मतलब सेम कपड़े रिपीट करने में या सॉक्स या इस तरीके की चीज़ें रिपीट करने में दिक्कत आती है, या वो दोबारा पहन सकते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा बॉडी डिओडोरेंट की आवश्यकता होती है। एक शौकिया होता है और एक आवश्यकता होती है, तो क्या उनको आवश्यकता अधिक महसूस होती है, या अगर ये है तो जो लोग ऐसे डिओडोरेंट या एसी वाली कंडीशन में नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में रह रहे होते हैं, उनको ये पूछा जा सकता है कि क्या आपको दिन में 2 बार नहाने की आवश्यकता महसूस होती है, या बाल आपको ज़रूर धोना पड़ेगा अदरवाइज बालों में बहुत चिकनाहट हो जाती है। ये भी तो इंडिकेशंस हैं कि उनको पसीना या ऑर्डर कितना ज़्यादा फील हो रहा है। सो देर आर डिफरेंट कंटेक्स एंड देर आर डिफरेंट सेटिंग्स इन विच आपको डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन का आंसर एलिसिट करने की
जरूरत पड़ सकती है। सो हियर वी हैव लिस्टेड एज मेनी एज पॉसिबल, जितना हमने अपने एक्सपीरियंस में, क्योंकि हमने अर्बन, रूरल, डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन में ये क्वेश्चनेयर एग्जीक्यूट किया है, तो हमें जितना अनुभव है उस हिसाब से हमने इसमें पॉइंटिंग क्वेश्चंस के पॉइंटिंग वो रखे हुए हैं। बट यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट। इसीलिए हमने इंटेंशन भी लिखा है कि हम यहाँ जानना क्या चाहते हैं, वो जानने के लिए ये टेंटेटिव क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये टेंटेटिव क्वेश्चंस आपकी सेटिंग के अनुसार अलग भी हो सकते हैं, जिसको कि आप अपने आप एज अ फिजिशियन इवॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में एक है निद्रा, क्योंकि निद्रा से तुष्टि पुष्टि उपचय बहुत डिपेंड करती है। तो इसीलिए निद्रा और बॉडी वेट चेंजेस को हमने एक साथ एक सेक्शन में रखा है, जिसमें है स्लीप अमाउंट, लो मीडियम हाई। रफली अगर 6 घंटे से कम सो रहे हैं और 8 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं तो लो और हाई कहला जाएगा, अदरवाइज ये मीडियम। और कई बार लोग बोलते हैं कि उनका कोई फिक्स वो नहीं होता, तो वो वेरिएबल है। क्वालिटी में हम मेजरली जागरूकता को और निद्रालुता को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो जागरूकता है तो जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है स्लीप, कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, और कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स भी ना हो, अपने आप भी उनको बीच बीच में नींद ब्रेक होती है, तो वो आप शैलो में लिख सकते हैं। और डीप है तो डीप, कोई आसपास की चीज़ों से या अपनी वजह से भी कभी ब्रेक नहीं होती है, फुल साउंड्स सुबह उठते हैं तब भी उनको सुखे न प्रतिबोधनम का एहसास होता है। और एक मीडियम है कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल टूटती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत गहरी नींद आती है, ज़रूरत पड़ने पे उठ जाते हैं। तो ये इस तरह से डीप, साउंड और शैलो में रखा है। पित्त, वात और कफ का तो क्लियर डिस्टिंक्शन है। पित्त में यह है कि नॉर्मली तो साउंड रहती है, लेकिन अगर पित्त वृद्धि हो तो निद्रा हानि लिखा गया है, तो इसलिए वो एक तरह से साउंड कैटेगरी में फॉल करता है। इसी तरह ये कहा, जैसे हमने ऊपर एपेटाइट, डाइजेस्टिव अमाउंट, फूड इनटेक देख लिया, अमाउंट ऑफ फूड। अब यहाँ पे निद्रा भी हो गया, और उसके बाद हमें बॉडी वेट चेंजेस भी पूछने हैं, क्योंकि बॉडी वेट चेंजेस में डिफिकल्टी इन गेनिंग वेट, जो कि इंडिकेट करता है यहाँ से कि भाई रूक्ष अपचित अल्प ही रहेगा वो व्यक्ति, तो इसका मतलब वो ठीक ठाक खाए पिए तब भी उनको डिफिकल्टी इन गेनिंग होगा। कुछ होंगे जिसमें स्थौल्य का टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टोरेज की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो गेन इजीली, लूज विद डिफिकल्टी। और कुछ होंगे जो गेन भी इजीली कर सकते हैं लेकिन फिर लूज भी इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये चार में और कुछ हैं जो कहते हैं कि हम स्टेबल हैं और एज के अनुरूप हमारा जैसे बढ़ा वैसे बढ़ा, लेकिन कोई मेजर चेंज नहीं आता है। अब स्टेबल में और डिफिकल्टी गेनिंग में भी एक कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है कि डिफिकल्टी गेनिंग मतलब उनका लो वेट स्टेबल है, लेकिन ये डिफिकल्टी गेनिंग मतलब एफर्ट के साथ भी वो गेन नहीं कर पाते हैं, उसमें आएगा। सो इस तरह से ये फिजियोलॉजिकल फीचर्स मोस्टली हमने कवर कर लिए, बावल हैबिट्स भी कवर कर लिया। ओ ये सब करने के बाद एक आकृति, वर्ण, स्वभाव, कोष्ठ, अग्नि, ये सब हो गया, निद्रा। अब इन सब का रिजल्टेंट इफेक्ट कहीं ना कहीं दिखेगा कि ओवरऑल फिजिकल स्ट्रेंथ में, मेंटल स्ट्रेंथ में, जैसे शरीर बल, सत्व बल, व्याधि क्षमत्व बल और व्याधि बला विरोधित्व बल। तो ये हम ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में जानने की कोशिश करेंगे। उसमें फिजिकल पावर ग्रेड 1 ये होगा कि वी गेट टायर्ड इजीली। ग्रेड 2 होगा कि नॉट गेटिंग टायर्ड इजीली बट ओनली ऑन डूइंग हैवी वर्क और एक्स्ट्रा वर्क। और ग्रेड 3 में होगा कि नॉट इवन आफ्टर हैवी वर्क और एक्स्ट्रा वर्क। सिमिलरली मेंटल पावर में गेट स्ट्रेस्ड इजीली एंड कैनॉट बी काउंसल्ड बाय अदर्स और समटाइम्स ओवरकम बाय काउंसलिंग। तो ये होगा कि मल्टीपल फैक्टर्स अगर आ जाए, सॉरी थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो इजीली स्ट्रेस हो जाते हैं, और कई बार दूसरों से काउंसिल भी नहीं हो पाते। तो इसमें स्ट्रेस होना और काउंसिल होना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से हम ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 डिसाइड कर सकते हैं। ग्रेड 2 में है कि दे माइट गेट स्ट्रेस इजीली बट फिर अपने आप से ओवरकम भी कर लेंगे। और ग्रेड 3 में जनरली स्ट्रेस्ड होते नहीं है, और हो भी जाए तो अपने आप ओवरकम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सत्व बल का आयुर्वेद में भी चरक सूत्र, चरक विमान 8 में भी इसी तरह से डिस्क्रिप्शन है कि कैसे अ, उनका बल इस तरह से मैनिफेस्ट करता है। इसी तरह रेजिस्टेंस पावर में भी यही है, फॉल इल इजीली एंड फ्रीक्वेंटली, फॉल इल मॉडरेट
or fall ill rarely, और healing power में take time and effort to recover, और ग्रेड 3 में जल्दी से रिकवर हो जाते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मॉडरेट अमाउंट ऑफ इंटरवेंशन एंड रेस्ट इज़ रिक्वायर्ड। सो इस तरह से हमने फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स पे, डाइजेशन पे, अदर मेटाबॉलिक फंक्शंस पे जो कि मैनिफेस्ट होते हैं स्वेटिंग, परसेप्शन इत्यादि के रूप में, उसमें हम वात पित्त कफ के लक्षणों को एनालाइज करेंगे। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स, ये फिजियोलॉजिकल पैटर्न्स पे हो गया। अब एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर, जो कि अगेन आउटकम ऑफ ए फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस ही है, उसमें हम देखते हैं कि शीतोष्ण सहिष्णुता, जो कि आयुर्वेद में डिस्क्राइब्ड है बहुत क्लियरली, और ऋतु सात्म्यता। तो इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे कि उनको किसी पर्टिकुलर सीजन में हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व की गई हैं क्या, कि जनरली जब भी वसंत ऋतु आती है, या जब भी बरसात आती है, या जब भी हवा चलती है, तो उनको तुरंत कुछ एक प्रॉब्लम्स नज़र आने लगती हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सिर्फ सीजन नोट करने का ही प्रावधान है, लेकिन अगर कोई कोई व्यक्ति इतना टिपिकली पिन पॉइंटेडली बताता है कि जब भी ये सीज़न आता है तो मुझे ये प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल अगर उनको अप्रैल में या अक्टूबर में जब हार्वेस्ट सीजन्स होते हैं, और वही टाइम हमारा वसंत और इसका भी है, शरद का, और उस टाइम पे उनको पर्टिकुलरली कुछ एलर्जीज या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या स्किन एलर्जीज होती हैं, तो वो आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ सीजन ही नोट कर पाएंगे, लेकिन रिमार्क्स इसलिए रखा हुआ है कि अगर कोई स्पेसिफिकली बताता है, कुछ लोग बताते हैं कि उनके जॉइंट पेन्स जो है बारिश में बढ़ जाते हैं, तो यू कैन नोट इट डाउन ओवर देयर। इन एडिशन टू दैट हमने सीजन के अलावा टेम्परेचर का भी रखा है, क्योंकि टेम्परेचर सीजन से अलग भी चेंज हो सकता है। लोग कभी ट्रैवल करें तो भी अलग जगह का टेम्परेचर उनको अफेक्ट कर सकता है, और वो रिस्पॉन्स ज़्यादा रैपिडली ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। तो ये शीतोष्ण सहिष्णुता पॉइंट ऑफ व्यू से है, और वो ऋतु सात्म्यता पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके लिए कुछ टेंटेटिव क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, कि have you noticed that certain health problems, like certain in particular season, in which season do you feel these issues happen the most, or during which season do you feel the least comfortable or experience more physical challenges such as tiredness, even if कोई बीमारी नहीं हो, लेकिन they feel less comfortable, क्योंकि उस टाइम पे उस दोष के प्रकोप के कारण, या उस दोषों की कॉम्बिनेशन अवस्था के कारण उनको वो कौन अनकंफर्टेबलनेस फील हो सकती है। इसी तरह से एनी वेदर के लिए भी यही पूछा जा सकता है, डू यू टेंड टू फील फिजिकली अनकंफर्टेबल और नोटिस हेल्थ इश्यूज लाइक जॉइंट पेन एटसेट्रा इन कोल्ड और वार्म वेदर। मोस्टली हमने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एजमा जनरली सर्दी के मौसम में ज़्यादा एक्सप्रेस होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सब टाइप्स ऑफ एस्थमा होते हैं जो लोग बोलते हैं कि जितनी गर्मी बढ़ती है उनको उतना अस्थमा ज़्यादा होता है। सो दीज आर वेरी टिपिकल ऑब्जर्वेशंस, इफ यू मेक, you can write them in the remarks column. Similarly, now we will move on to the last section of the questionnaire, which is socio-behavioral and psychological traits. क्योंकि वात पित्त कफ का हालांकि उनको हम शारीर दोष बोलते हैं, सो इनका मेजर एरिया ऑफ फंक्शनिंग जो है वो फिजियोलॉजिकल या शरीर क्रियात्मक होगा, लेकिन वात पित्त कफ का मानसिक प्रभाव भी हम सब बहुत अच्छी तरह से समझते हैं आयुर्वेद में, जिसमें वात को भयात वात है ना, क्रोधात पित्तम, और कफ जो है वो थोड़ा आलस की तरफ लेके जाता है। तो उसकी वजह से कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेंड्स उनमें डेवलप होंगे, और वही अगर ओवरबोर्ड हो जाए तो हो सकता है उनको किसी ना किसी फिजिकल इलनेस के लिए वो प्रोन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कफ में अगर स्टेबिलिटी एक गुण है, और वो स्टेबिलिटी आलस्य में कन्वर्ट हो जाए या स्तिमितता में कन्वर्ट हो जाए, तो वो उनको स्थौल्य की तरफ लेके जा सकती है। सिमिलरली पित्त में बहुत ज़्यादा ऊष्मा, और ये है अगर ऊष्मा उनके क्रोध में परिवर्तित हो जाए तो वो उनके लिए मतलब एक प्रिवेंशन का, एक इंटरवेंशन का पॉइंट बन सकता है। सिमिलरली बात है तो बहुत चल है, बहुत एक्टिव है, बहुत ये है, तो उसकी वजह से उनके अंदर
छल चल चेष्टा लघु चपल आहार विहार, उसकी वजह से उनके अंदर डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, या दे मे हैव मोर प्रॉब्लम्स इफ एट ऑल दे आर नॉट टेकन केयर ऑफ, नॉट बाय प्रकृति। बाय प्रकृति पीपल आर एकस्टम टू देयर प्रकृति लेवल्स ऑफ दोषा। वो कहते हैं ना कि अपनी अपनी प्रकृति से उनको कोई बाधा नहीं होती है, लेकिन वही प्रकृति के दोष अगर एनवायरमेंटल ट्रिगर या डाइट या लाइफस्टाइल से और फर्दर ट्रिगर हो जाएं, तो दे मे हैव अ प्रॉब्लम। एंड दैट इज द होल basis why we are doing prakriti analysis, so that we can guide them not to indulge into those practices which will prone them to different disease conditions, and we can also advise them corresponding um, प्रैक्टिसेस विच विल कीप उनके प्राकृत दोषों को प्राकृत ही अवस्था में रहने दें और विकृति स्टेज में ना लेके जाएं। इस तरीके की प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल हम बताते हैं। सो अगेन दिस सोशो बिहेवियरल एंड ऑल थिंग इज more emphasizingly to be done in a more unbiased manner, in a more non-judgmental manner, such that people can report exactly what they feel and what they do and what they have observed about themselves without worrying about any other thing. So that they can be also advised accordingly to practice yoga or exercise or meditation or something like that. So in this वाक सोशियो बिहेवियरल एस्पेक्ट में हमारे पास वाक प्रवृत्ति, स्वर, ओके, गति, चेष्टा, समारंभ, शोभ, राग, विराग और त्रास, ये जो पॉइंट्स हैं आयुर्वेद में डिस्क्राइब्ड हैं, जो दोषों के प्रभाव ऑन एक्टिविटीज एंड साइकोसोशल इंटरेक्शंस, इसी को हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली डिवाइड किया है। नंबर वन, स्पीकिंग, स्पीच में स्पीकिंग स्पीड, स्पीकिंग अमाउंट और वॉइस क्वालिटी एंड वॉइस क्लैरिटी, एंड speaking speed and amount के साथ साथ to some extent we would also try to analyze the content of speech when the people speak, whether they are speaking more from the point of view of avoiding confrontations, or people are more towards doing a very logical argumentations or convincing tendency, or some people their thoughts change and their mind is very active, so they sometimes bring about other topics which may not be relevant to the ongoing conversation, and therefore they can get deviated also from the topic, so they need to be brought back to the original conversation. So these are just expressions of how people think and how people like to converse, which can be noted down in this यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि कोई कन्विंसिंग के साथ साथ दे कैन ऑल्सो avoid confrontation or something like that. So that is also allowed. So here speed and amount, of course you are not going to ask them, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 सेक्शंस उनके साथ कर चुके हैं और उनको ऐप समझाते हुए उनसे काम करते हुए बहुत सारी चीज़ें हम उनकी नोटिस कर चुके हैं। तो उस दौरान हमें ये ऑब्जर्व कर लेना होगा स्पीकिंग का स्पीड, स्पीकिंग का अमाउंट, and also as far as possible the content of speech regarding convincing or argumentative or not doing any confrontation, and or they may just आप इनको एक ऐप समझा रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस दौरान वो आगे का पीछे का जो कुछ भी उनको याद आया वो बोलते जा रहे हैं, तो आपको बार बार उनको टॉपिक पे लाना पड़ रहा है। तो दोज थिंग्स कैन बी noted down because those people might have that tendency in general also. So yes, so these points we have noted based on what has been described about Vat Pitta Kapha people. They say that prasanna swara navadatina nishthuram for kapha. Okay, then bahupralap, they like to talk too much and sometimes they may get deviated from the talk. And as far as Pitta is concerned, they are saying that Samiti Shudur Nivara Virya, Tikshna, Kalaha Priya. Maybe sometimes they like to argue too much
and Vigruya Vaktatva. So these are the things that are described. So this is all an outcome of their effect of Vat, Pitta, and Kapha on the physiological and psychophysiological patterns, maybe. So uh, then there is a so that was about the speech. Then people also tend to make gestures, movement, they move hands, legs. कई बार बात करते हुए भी मूव कर सकते हैं, कई बार टेंडेंसी भी होती है, दे कीप मूविंग द लेग और दे कीप मेकिंग एक्सप्रेशंस. सो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स वन कैन कीप ऑब्जर्विंग, बिकॉज ये भी चल और स्थिर गुण का द्योतक है वात और कफ में. और ये आप नोट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द पर्सन. अभी आता है वॉकिंग. सो वाक प्रवृत्ति हो गया, उसके बाद शरीर वॉकिंग हो जाएगा. वॉकिंग में अमाउंट ऑफ वॉकिंग तो आपको पूछना पड़ेगा वेदर दे लाइक टू वॉक अराउंड और दे आर वेरी मोबाइल इन नेचर और दे लाइक टू बी सीटेड इन वन प्लेस और नॉट. उसके अलावा स्पीड और स्टाइल. Some people they walk extremely straight and they would not deviate at all. Some people they walk straight but they take deep steps, finish one full step and then move. The gait is like that of a sar adhishthit avasthit gati. And some people even while walking their attention goes here and there, so they might actually they must be very fast in observing, doing things, and therefore they may actually end up walking left and right. So that can be noted as a wavering thing. So that is about the walking style. Then walking style can be done by observation, and if you require, if you think that a person is become comfortable in answering correctly, you can even ask, because you have not observed them enough to be analyzing their walking style. Similarly, I'll take you through the working style, walking style, and then working style. In the working, you have working speed, you have working quality, and working style. People tend to work very fast or they very take their own time and do it very slowly. So you can ask between fast and slow. If it has not been chosen, then you can give the third option of medium and then variable. Similarly, some people they have a tendency to work very firmly, very slowly, whereas other people they are very sharp, quick in reflexes and they do it very quickly. Whereas some people also tend to do quickly, but they might end up injuring themselves, they might conducting some errors. So if you have impressed them enough that this is nothing but a physiological pattern, they might actually they most of the times people tend to tell themselves that yes, we end up doing mistakes quite a lot, so that we have to redo all the time. And sometimes we also tend to cause damage to the things or work, so we are quite error prone or accident prone. So there is no harm in asking it in that manner, and people generally tend to report also. So for that, working quality, speed and style, in addition to that, some things which are related to working only are planning quality, execution quality, and achieving ends or finishing tasks. So some people, if they are given the task or they come across some activity to be done, they can do it, they can initiate very quickly, and they would not mind too much to plan, and they may start quickly. Whereas there would be people who would want to do meticulous planning, and unless जब तक सभी चीजें जो काम के लिए जरूरी है वो उनके हाथ में ना हो, तब तक वो काम शुरू नहीं करेंगे पूरी प्लानिंग और उसके साथ. कुछ लोग होंगे जो कहेंगे पहले शुरू तो करते हैं उसके बाद देखेंगे. कुछ लोग होते हैं जो मॉडरेटली रफली प्लान कर लिया मेंटली और चीजें हैं तो वो कर लिया. तो इस तरह से क्विक, so too much planning versus too poor planning, too less planning versus too poor, too high planning and initiation. और उसके बाद आता है कि आपने प्लान कर लिया, इनिशिएट कर लिया, अब एग्जीक्यूशन. क्या एग्जीक्यूशन में भी आपको ये है कि जैसा प्लान किया था वैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे, उससे डिविएट बिल्कुल नहीं करेंगे,
या ऐसा है कि जो प्लान ही नहीं किया तो एग्जीक्यूशन में भी एज एंड व्हेन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, वर्सेस दोस्त की जिन्होंने रफली प्लान तो किया लेकिन ऑन द गो दे टेंड टू चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट, सो वो मीडियम हो जाएगा। उसके बाद आता है कि करते 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 कुछ लोग होते हैं कि जो ऑन द गो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें वो हो रही हैं, तो दे माइट इवेल्युएट कि इसको कंटिन्यू करने की जरूरत है कि नहीं है, एंड देन दे मे एंड इट इन बिटवीन। सम पीपल टेंड टू एंड इन बिटवीन बिकॉज दे इमीडिएटली स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टेड इन अन्य चीजों में, उनका ध्यान चला जाए या उनको कुछ और अच्छा लगने लगे, नए आइडियाज आने लगे, तो वो उनको पुराना आउटडेटेड लगने लगे तो दे जल्दी छोड़ देंगे। whereas कुछ लोग होंगे जो कि एक बार शुरू किया है तो उनको उसको अंत तक लेके ही जाना है। तो इस तरह से स्थूल लक्ष्य का जो डिस्क्रिप्शन कफ प्रकृति के लिए दिया है या वात प्रकृति के लिए ये दिया है कि अल्प क्या कहते हैं उनका दृढ़ता में थोड़ी कमी होगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी उनको नए नए आइडियाज आने लगते हैं। तो वो हो सकता है कि कुछ चीज़ों को, बहुत क्रिएटिव लोगों का भी ये होता है कि दे लाइक टू क्रिएट समथिंग, इनिशिएट समथिंग एंड गिव इट अवे टू पीपल फॉर देम टू फिनिश, एंड दे विल मूव ऑन इजीली टू द नेक्स्ट थिंग। सो ये क्रिएटिव लोगों का भी एक एक्सप्रेशन इस तरीके का हो सकता है, या वो बहुत सारी रास्ते में आने वाली रुकावटों से भी जल्दी तंग आके उसको छोड़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल नथिंग बट एन वेरिएबल एक्सप्रेशंस ऑफ नॉर्मल बिहेवियर्स विच you can note down as you observe, and you can smartly put relevant questions as per आपके context और आपके उनके उस सिटीजन के परिप्रेक्ष्य में और उनके एजुकेशनल स्टेटस, उनकी ऑक्यूपेशनल डिटेल्स, जितना आपको उनसे जानकारी होगी उसके आधार पे आप, जैसे गृहिणी गृहिणी होगी कोई, तो उसको आप क्या टास्क और एग्जीक्यूशन वगैरह के बारे में पूछेंगे, उनको ये पूछ सकते हैं कि क्या आप जब मान लो कोई नई चीज, आपको नई रेसिपी या नए तरीके से खाना पकाने का या नए बर्तनों को भी यूज करना हो, तो आप क्या तुरंत नया यूज करना शुरू करना पसंद करते हैं, नई तरीके से करना पसंद करते हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं जिस तरीके से मैं करती आई हूँ मुझे वही ठीक लगता है। या कोई नया, या अगर कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है तो वो जिस कन्वेंशनल तरीके से ट्रैवल कर रहा है उसी से ट्रैवल करना चाहेगा, लेकिन या अब नई मेट्रो आ गई है या नया रूट आ गया है या नए तरीके से लोग शेयर बेसिस पे कर रहे हैं, तो क्या वो नए तरीके जल्दी अपना लेंगे या अपने ही तरीके से जाना पसंद करेंगे, या जिस जो चीज जहां जिस तरह से रखी जानी चाहिए वो उसी तरह रखी रहनी चाहिए, या उसमें कोई बदलाव। कई बार लोग जो है अपने घर का फर्नीचर भी बार बार चेंज करना पसंद करते हैं, एटलीस्ट उनकी सेटिंग चेंज करना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को चाहिए कि नहीं जैसे रखा है वो वैसे ही रहे, ताकि उसमें ज़्यादा बदलाव पसंद नहीं करते। देयर आर मल्टीपल वेज फॉर हाउस होल्डर्स, फॉर हाउस वाइफ्स, फॉर वर्किंग पीपल, फॉर स्टडिंग पीपल, फॉर पीपल इन कॉरपोरेट, डिफरेंट वेज थिंग्स कैन कम, बट हमारा कोर कॉन्सेप्ट है चल लघु चपल चेष्टा आहार वर्सेस स्थिर स्थिमित अशीघ्र समारंभ टाइप ऑफ थिंग्स। सो दैट इज वाई वी हैव टू अप्लाई दोज थिंग्स। इन्हीं इन्हीं शीघ्र समारंभ या अशीघ्र समारंभ को हम किस प्रकार एनालाइज कर सकते हैं, लाइफ के ही किसी एक्टिविटीज के जरिए। तो वो एक्टिविटीज हम वर्किंग, वॉकिंग, स्पीकिंग और इसमें हम एनालाइज करना चाहते हैं। इसी में एक आता है मेमोरी, कि कोई कितना जल्दी मेमोराइज कर लेता है, कितना जल्दी भूल जाता है, कितना रिटेन कर पाता है। ये भी इस बात पे निर्भर करता है कि वो कई बार वात पित्त कफ का उसके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस होता है। कफ प्रकृति के लोगों में कई बार ये देखा जाता है कि उनको बहुत बार रिपीटेशन करने के बाद याद होता है, लेकिन उनको याद हो जाए या उनका एक फर्म ओपिनियन बन जाए तो वो हिलना मुश्किल है। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो जिनकी वर्किंग मेमोरी बहुत अच्छी होती है, कि जो इस वक्त जो जरूरी है, इस वक्त जो काम है वो तुरंत समझ के वो समझ डेवलप हो गई, उतना याद हो गया, फिर जब नए टास्क में चले गए तो नई चीज के लिए वो मेमोरी खाली हो गई। तो और कुछ लोग होते हैं क्योंकि उनका ध्यान बहुत
फास्ट मूव कर रहा होता है, या उनकी पसंद नापसंद भी बहुत फास्ट मूव कर रही होती है, तो वो हो सकता है कि क्विकली ग्रास्प कर लें, लेकिन वो उसको रिटेन करने का ज़्यादा कष्ट नहीं करते हैं, और मे बी भूल भी जाते हैं, अगर याद रखना भी चाहें तो भूल भी जाते हैं। तो इस तरह से गुड, मीडियम, पुअर वेरिएबल, क्विक, स्लो, मीडियम वेरिएबल का ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस के लिए हम क्या, एक पहला ऐसा क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछें जिससे कि वो बात सिटीजन को समझ में आ जाए और उसका सही से ही वो उत्तर भी दे दे। तो उसके लिए हमने इंडिकेटिव क्वेश्चंस भी दिए हैं, जैसे कि डू यू फाइंड इट इजी टू मेमोराइज थिंग्स, नेम्स, प्लेसेस, सॉन्ग्स, है ना, सुनी हुई चीज़ें तुरंत जल्दी याद हो जाती हैं, या देखी हुई चीज़ें या चेहरे जल्दी याद हो जाते हैं, या इट टेक्स several repetitions or more to learn things, do you need frequent exposure for something to that you can memorize, but कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ना ऐसा है ना वैसा है, then you can go on to moderate or variable. सिमिलरली फॉरगेटफुल में भी ये होगा कि क्या आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, जो भी सुना पड़ा याद तो हो गया लेकिन भूल भी गए। तो इस तरह से इसको हमें देखना है। तो 22 वाले में मेमोराइजिंग, सॉरी, गेटिंग इरिटेटेड, गेटिंग एंग्री, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, रिटेनिंग फ्रेंड्स, क्योंकि ये चल सौहार्द वगैरह का डिस्क्रिप्शन भी है कि कुछ लोग जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं, और उनके फ्रेंड्स की बनाने की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि पिछले फ्रेंड्स इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि उनके टच में रहें या उनके पास इतना कनेक्शन में रहें, तो वो भूल भी जल्दी जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग इरिटेशन और एंगर में भी हमें डिफरेंशिएट करना है। और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है कि क्या आप जनरली जो ट्रेंडिंग आइडियाज होते हैं, या जो लोग बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, या जो ट्रेडिशनली नोन चीज़ें हैं, क्या आप उसको जल्दी से मान लेते हैं, या बिलीफ आपका उनमें जल्दी हो जाता है, या आप हर चीज़ को एग्जामिन करना चाहेंगे, या चैलेंज करना चाहेंगे, या समझना चाहेंगे, तो वो मॉडरेट में आएगा। और एक होते हैं कि जो मानने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं मानने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके थॉट्स, आइडियाज़ और मेमोरीज काफ़ी फास्ट मूविंग होने से वो इस बात के लिए बॉदर नहीं करते ज़्यादा कि इसके बारे में सोच के माना जाए या ना माना जाए। सो उसमें फिर वो लो में टिक होगा। हाई में वो होंगे जो बड़े बुजुर्गों की या विजडम वाले लोगों की बात या प्रिवेलिंग आइडिया को एक्सेप्ट बहुत जल्दी कर सकते हैं, और उसमें बहुत फर्म बिलीफ रखते हैं। तो विद दिस देर आर सम क्वेश्चंस, आई थिंक वी हैव ऑल्सो ओवरशूटेड द टाइम। तो इसमें हम So this is about the questionnaire and point by point questionnaire. The PPT that I showed now, मैंने अभी जो दिखाया, वो PPT भी आपके साथ ग्रुप में शेयर्ड हो जाएगी। अच्छा, ये एक और चीज़ हम दिखाना चाहते हैं कि जो एंड ऑफ द प्रकृति कार्ड जो लोगों को हम वो देंगे, उसमें उनको एंड में रिकमेंडेशंस भी मिलेंगे, और वो रिकमेंडेशंस भी इस तरह से क्विक रिकमेंडेशंस भी मिलेंगे, और एक पूरा डाउनलोड करने के लिए भी, PDF करने के लिए भी मिलेगा। So this is about questionnaire point by point. The PDF is also shared with you. And in addition to PDF, हम एक छोटा सा हैंडबुक भी देंगे, जिसमें पॉइंट हर एक क्वेश्चन के नीचे कि आप क्या क्वेश्चन, विजुअल गाइड, क्या क्वेश्चन पूछना अच्छा रहेगा ताकि आपको सही उत्तर मिल सके। So this is all going to be provided, but the purpose of this meeting was to take you through this entire document so that. So thank you everyone. I find no question, nobody is raising hand. So thank you everybody. You can leave the meeting.